क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में नॉर्थ कोरिया पर कब्जा कर सकते हैं? और अगर युद्ध हो तो क्या यूनाइटेड स्टेट जीत पाएगा? इस सवाल का जवाब आज में नहीं, इतिहास में छिपा है। एक सीन इमेजिन करो, एक देश जिसने अपने न्यूक्लियर हथियार छोड़ दिए, उसे लगा अब तो सुरक्षित है, लेकिन कुछ साल बाद उसके शहर जल रहे थे और उसका लीडर सड़कों पर घसीटा जा रहा था। यह था मुअम्मर गद्दाफी। एक और देश जिसने ताकत खो दी और फिर बाहरी ताकतों ने हमला किया, सद्दाम हुसैन। और एक तीसरा देश जिसके पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल था, लेकिन उसने खुद ही उसे छोड़ दिया, यूक्रेन। और फिर उस पर हमला हुआ। तो सवाल यह है, क्या न्यूक्लियर छोड़ना किसी देश की सबसे बड़ी गलती हो सकती है? शायद इसी सवाल का जवाब है नॉर्थ कोरिया, एक ऐसा देश जिसने फैसला लिया, हम कभी अपने न्यूक्लियर हथियार नहीं छोड़ेंगे। 2 करोड़ 6 लाख लोगों की बंद दुनिया, एक ही परिवार का राज, हर जगह डर और निगरानी। 2026 में भी किम जोंग उन साफ कहता है, हमारा न्यूक्लियर स्टेटस परमानेंट है, इसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या न्यूक्लियर ही नॉर्थ कोरिया की ताकत है या फिर उसकी सबसे बड़ी मजबूरी? इसका जवाब समझने के लिए हमें इसकी शुरुआत तक जाना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है 1945 से। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरिया 2 हिस्सों में बट गया। उत्तर में किम इल सुंग, दक्षिण में अलग सरकार। उत्तर कोरिया को सपोर्ट मिला सोवियत यूनियन से और किम इल सुंग वहीं से ट्रेनिंग लेकर आए थे। कोरियन वॉर, जहाँ से डर शुरू हुआ। 1915 से 1953 कोरियन वॉर हुआ। लाखों लोग मारे गए, पूरा देश तबाह हो गया, लेकिन कोई जीता नहीं। युद्ध खत्म हुआ सिर्फ एक सीज फायर एग्रीमेंट पर, यानी लड़ाई रुकी लेकिन शांति कभी नहीं आई। और यही से नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप ने एक बात समझ ली, बाहरी ताकतों पर ज्यादा भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। 1955 में किम इल सुंग ने एक नई सोच शुरू की, चूजे। इसका मतलब था खुद पर निर्भर रहो, खुद को बचाओ, किसी पर भरोसा मत करो। धीरे धीरे यह सोच पूरे देश में फैल गई। 1916 तक यह नॉर्थ कोरिया की ऑफिशियल आइडियोलॉजी बन गई। इसी दौरान सोवियत यूनियन और चाइना ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर रिसर्च में मदद की। योंगबियोन में रिएक्टर बना। 1918 तक वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम बनना शुरू हो गया, यानी ग्राउंड वर्क तैयार हो चुका था। लेकिन न्यूक्लियर नहीं, अंदर क्या चल रहा था वो और भी खतरनाक था। किम इल सुंग को ग्रेट लीडर बना दिया गया। हर जगह उनकी तस्वीर, हर जगह उनकी पूजा। एक डिक्टेटर ने बताया, हमें रोज उनकी तस्वीर के सामने झुकना पड़ता था। अगर गलती से नहीं झुके तो पड़ोसी ही रिपोर्ट कर देते थे। फिर 1991 सोवियत यूनियन टूट गया, नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी गिर गई और 1994 से 1998 में भयानक अकाल आया, जिसे एडवर्ड्स मार्च कहा जाता है। लाखों लोग भूख से मर गए। अब सत्ता में थे किम जोंग इल। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, देश नहीं सेना पहले। इसे कहा गया मिलिट्री फर्स्ट। खाना कम, पैसा कम, लेकिन सेना और न्यूक्लियर प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग। 1990 में लोग घास पेड़ की छाल खाकर जिंदा थे। एक डिक्टेटर ने बीबीसी को बताया, मेरी बहन भूख से मर गई, लेकिन टीवी पर सिर्फ सेना की परेड ही दिखती थी। आज भी यही सिस्टम चल रहा है, लोग गरीब लेकिन मिसाइल पावरफुल। 2003 में नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी छोड़ दिया। 2006 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट, दुनिया समझ गई यह देश रुकने वाला नहीं। फिर 2011 में किम जोंग उन सत्ता में आए और 2012 में खुद को ऑफिशियली न्यूक्लियर स्टेट घोषित किया। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज हो गया। 2006 पहला टेस्ट, 2009 दूसरा, 2013 तीसरा और 2016 हाइड्रोजन बम और 2017 में सबसे पावरफुल टेस्ट। आज की तारीख में साल 2026 में नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 50 न्यूक्लियर बम तैयार हालत में है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास इतना मटेरियल भी है कि वो 90 तक न्यूक्लियर बम बना सकता है। यानी हर साल वो धीरे धीरे अपना ताकत बढ़ा रहा है, करीब 6 से 7 नए हथियार हर साल। अब सवाल यह है, यह हथियार कितने खतरनाक है? नॉर्थ कोरिया के पास एक मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 15,000 किलोमीटर है। मतलब अगर यह लॉन्च होती है तो यह सीधे यूनाइटेड स्टेट तक पहुंच सकती है। और अब सिर्फ पुरानी मिसाइलें ही नहीं, नॉर्थ कोरिया नई टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है। सॉलिड फ्यूल मिसाइल जो मिनटों में लॉन्च हो सकती है। हाइपरसोनिक वेपन्स, इतनी तेज की डिफेंस सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाए। क्लस्टर वॉरहेड्स, एक ही हमले में बड़े इलाके को तबाह कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, एक छोटा सा देश जिसकी इकोनॉमी बहुत कमजोर है, लेकिन मिलिट्री ताकत इतनी ज्यादा कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी सीधा टकराने से डरते हैं। 2026 में किम जोंग उन ने साफ कहा, हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लगातार बढ़ाते रहेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं होगी। यही से असली गेम शुरू होता है। नॉर्थ कोरिया अब सिर्फ अपने ही देश की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि उसने एक ऐसा डर बना दिया है जिसे दुनिया न्यूक्लियर डिटरेंस कहती है। इसका मतलब है लड़ाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ताकत दिखाओ और सामने वाला खुद पीछे हट जाएगा। ठीक वैसा ही जैसे कभी यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर में हुआ था। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे,
लेकिन उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि दोनों जानते थे अगर एक ने हमला किया तो दोनों खत्म हो जाएंगे। और यही स्ट्रेटजी आज नॉर्थ कोरिया इस्तेमाल कर रहा है। सीधा संदेश, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे क्योंकि कमजोर देश इतिहास में टिक नहीं पाते। अब सबसे बड़ा सवाल, नॉर्थ कोरिया इतना पैसा लाता कहाँ से है? जब देश पर भारी सैंक्शन लगे हो, जब बाहर से ट्रेंड लगभग बंद हो, तो फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल कैसे रहा है? इसका जवाब है नॉर्थ कोरिया की सबसे खतरनाक ताकत, लेजरस ग्रुप, एक ऐसी क्राइम आर्मी जो बंदूक नहीं कीबोर्ड से हमला करती है। यह कोई छोटा हैकिंग ग्रुप नहीं है, यह सीधे नॉर्थ कोरिया की सरकार से जुड़ा हुआ है। इनका काम क्या है? दुनिया भर के बैंक हैक करना, क्रिप्टो एक्सचेंज लूटना, रैंसमवेयर अटैक्स करना, और यह सब सिर्फ पैसे के लिए। सबसे बड़ा एग्जांपल, साल 2025 क्रिप्टो एक्सचेंज बायबिट पर हमला हुआ, लगभग 1.5 बिलियन यानी करीब 12,000 करोड़ रुपए चोरी हुए। यह इतिहास का सबसे बड़ा क्रिप्टो हैक है और रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे था लेजरस ग्रुप। अब दूसरा तरीका, रेसमवेयर अटैक। 2025-26 में एक नया तरीका सामने आया, मेडुसा रेसमवेयर। इसमें क्या होता है, ये हैकर्स किसी कंपनी या हॉस्पिटल का पूरा डेटा लॉक कर देते हैं, फिर कहते हैं पैसे दो वरना डाटा डिलीट या लीक कर देंगे। यूएस हेल्थ केयर सेक्टर, मिडिल ईस्ट की कंपनियां, सबको टारगेट किया गया और उनकी एवरेज डिमांड थी $216,000, लगभग 2 करोड़ रुपए। अब असली खेल समझो, ये सिर्फ हैकिंग नहीं है, यह एक पूरा सिस्टम है। पैसे चोरी करो, क्रिप्टो में कन्वर्ट करो, ट्रैक छुपाओ और फिर सीधे गवर्नमेंट तक पहुंचाओ। सबसे खतरनाक बात, FBI और सीमिनेट टेक की रिपोर्ट के मुताबिक यह पैसा सीधे नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम में जाता है। यानी आपका एक हुआ पैसा मिसाइल बन सकता है, न्यूक्लियर वेपन बन सकता है। सोचिए, जहाँ दुनिया मिसाइल से लड़ रही है, नॉर्थ कोरिया कीबोर्ड से युद्ध लड़ रहा है और शायद यही उसका सबसे सस्ता और सबसे खतरनाक हथियार है। साल 2017 दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी थी। एक तरफ थे डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ किम जोंग उन, और दोनों के बीच शुरू हुई शब्दों की जंग। ट्रंप ने दुनिया के सामने चेतावनी दी, फायर एंड फ्यूरी लाइव द वर्ल्ड हैज नेवर सीन। यानी अगर नॉर्थ कोरिया नहीं रुका तो ऐसा हमला होगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। जवाब आया नॉर्थ कोरिया से। किम जोंग उन ने कहा, मेरा न्यूक्लियर बटन हमेशा मेरे डेस्क पर है और वो बहुत बड़ा है। अब सोचिए, दोनों के पास न्यूक्लियर ताकत, दोनों ओपनली धमकी दे रहा है और पूरी दुनिया डर में जी रही थी। लेकिन फिर आता है 2018, एक शॉकिंग ट्विस्ट। सिंगापुर में पहली बार इतिहास बना। सिंगापुर समिट 2018, दोनों दुश्मन आमने सामने आए, हाथ मिलाया, कैमरे के सामने मुस्कुराए और एक एग्रीमेंट साइन हुआ, कंप्लीट डी न्यूक्लियराइजेशन। यानी नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर हथियार खत्म करेगा। उसके बाद ट्रंप ने ट्वीट किया, नो लॉन्गर ए न्यूक्लियर थ्रेट, मतलब अब कोई खतरा नहीं रहा। दुनिया को लगा शायद ये जंग यही खत्म हो जाएगी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2019 में वियतनाम का हानोई समिट 2019 फिर से मीटिंग हुई, लेकिन इस बार माहौल अलग था। डील क्या थी? किम जोंग उन ने ऑफर दिया, हम योंगबियोन न्यूक्लियर साइट को आंशिक रूप से बंद कर देंगे, लेकिन बदले में क्या चाहिए था? 2016-17 के सारे सेक्शन हटाओ, यानी अरबों डॉलर की राहत। अब ट्रंप का जवाब आया, नहीं, हमें कंप्लीट डी न्यूक्लियराइजेशन चाहिए, सिर्फ थोड़ा बहुत बंद करने से काम नहीं चलेगा। और यहीं पर यह डील टूट गई। कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया और सुमित समय से पहले ही खत्म हो गया। एक्सपर्ट जैसे ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशन कहते हैं, दोनों तरफ ईगो क्लेश था, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। बाद में ट्रंप ने कहा, किम एक अच्छा इंसान है, लेकिन हमें पूरा डील चाहिए। और असली गेम यही समझ आता है। किम ने क्या किया? टाइम ही बाय किया। जब दुनिया डिप्लोमेसी देख रही थी, तब नॉर्थ कोरिया ने क्यूटली अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज करता रहा। यानी ऊपर से शांति की बात हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर ताकत बढ़ाई जा रही थी। यह डिप्लोमेसी थी या सिर्फ एक ग्लोबल शो? अब जरा एक सीन इमेजिन कीजिए, रात का समय है, आप अंतरिक्ष से कोरिया को देख रहा है। एक तरफ है साउथ कोरिया, पूरी तरह रोशनी से चमकता हुआ, शहर, सड़कें, जिंदगी, और दूसरी तरफ है नॉर्थ कोरिया, पूरा का पूरा अंधेरा में डूबा हुआ, ना रोशनी ना एक्टिविटी, बस एक ही काला सन्नाटा। यह सिर्फ बिजली की कमी नहीं है, यह उस सिस्टम की सच्चाई है जिसमें लोग जी रहा है। यह अंधेरा सिर्फ बिजली का नहीं है, यह इंफॉर्मेशन का अंधेरा है, फ्रीडम का अंधेरा है। इंटरनेट नहीं, सिर्फ इंटरनेट। दुनिया में आज हम क्या करते हैं? यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में कोई खुला इंटरनेट नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट का इंटरनेट। मतलब जो सरकार दिखाना चाहती है बस वही लोग देख सकते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2025 रिपोर्ट के मुताबिक सर्वेलांस पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। हर इंसान पर नजर रखी जाती है। फूड इनसिक्योरिटी, यानी लोगों को पूरा खाना नहीं मिलता। पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स, जहाँ लोगों को बंद किया जाता है। और सबसे शॉकिंग चीज, यहाँ लोगों को मजबूर किया जाता है हर हफ्ते बैठकर अपनी गलतियां खुद बताओ, खुद को क्रिटिसाइज करो।
मतलब अगर आपने कुछ गलत किया भी नहीं तो अभी आपको कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा ताकि सिस्टम चलता रहे और डर बना रहे। एक डिफेक्टर जो किसी तरह भागकर बाहर आया, उसने कहा किम जोंग उन स्वर्ग में रहता है और हम नरक में। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह पूरे देश की हकीकत है। अब एक और खतरनाक सच, 2025 में 400 से ज्यादा नॉर्थ कोरियन लोगों को चाइना में वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया। इसे कहते हैं रिपेट्रिएशन, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? मतलब इंटरोगेशन, टॉर्चर, जेल या उससे भी बुरा। तो अब समझिए, यह सिर्फ एक गरीब देश नहीं है, यह एक कंट्रोल्ड सिस्टम है जहां जानकारी सीमित है, आजादी सीमित है और जिनकी डर में जी जाती है। बाहर से मिसाइल, अंदर से मिशनरी, और यही नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा सच है। अब जरा सोचिए, अगर एक देश के पास न्यूक्लियर वेपन हो, साइबर आर्मी हो और पावरफुल अलायंस का सपोर्ट हो, तो क्या उसे कोई आसानी से छू सकता है? साउथ कोरिया और जापान का डर, इसी डर की वजह से साउथ कोरिया और जापान लगातार मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है। एजुकेशन ड्रिल्स, मिसाइल डिफेंस प्रैक्टिस, सिविल डिफेंस ट्रेनिंग, क्योंकि उन्हें पता है सामने एक ऐसा देश है जिसका लीडर अनप्रेडिकेटेबल है। नॉर्थ कोरिया के पास क्या है? 50 न्यूक्लियर वेयरडर, पावरफुल मिसाइल, साइबर आर्मी और सपोर्ट चाइना और रशिया जैसे देशों का। मतलब यह सिर्फ एक छोटा देश नहीं है, यह एक कंप्लीट थ्रेट सिस्टम है। अब एक रियल एग्जांपल देखिए, 2026 में यूनाइटेड स्टेट और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया, मिलिट्री बेसेस डिस्ट्रॉय किए और इसमें अली खामेनी भी मारे गए। लेकिन ईरान ने भी जवाब दिया, मिसाइल, ड्रोन, रीजनल अटैक्स, मतलब पूरी लड़ाई खुलकर सामने आ गई। इससे क्या सीख मिलती है? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात समझो, ईरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम था लेकिन फुली ऑपरेशन न्यूक्लियर डिटरेंस नहीं था, इसलिए उस पर हमला हो गया। लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास क्या है? 15+ रेडी न्यूक्लियर वॉरहेड्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, प्रोवियन टेस्ट। मतलब अगर कोई देश नॉर्थ कोरिया पर हमला करेगा तो जवाब में न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है, और यही वजह है कोई कंट्री रिस्क नहीं लेना चाहता। इतिहास देखिए, मुअम्मर गद्दाफी न्यूक्लियर छोड़ा, खत्म। सद्दाम हुसैन कमजोर पड़े, खत्म। ईरान न्यूक्लियर इनकम्प्लीट, हमला। और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया सब देख चुका है, सब सीख चुका है। नॉर्थ कोरिया समझ चुका है डिप्लोमेसी फेल हो सकती है, प्रॉमिस टूट सकते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक सच क्या है? नॉर्थ कोरिया के लिए न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ हथियार नहीं है, यह उसकी सर्वाइवल स्ट्रेटजी है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और दुनिया का सबसे बड़ा डर भी। अब सवाल यह है, क्या नॉर्थ कोरिया सच में दुनिया के लिए खतरा है या यह सब एक सोची समझी स्ट्रेटजी है? क्योंकि इतिहास हमें एक बात सिखाता है, कभी कभी सबसे खतरनाक वो देश नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो, बल्कि वो होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। नॉर्थ कोरिया उस रास्ते पर खड़ा है जहाँ डर ही उसकी ढाल है और न्यूक्लियर हथियार उसकी आखिरी उम्मीद। अगर कल यह सिस्टम टूट गया तो क्या दुनिया सुरक्षित होगी या और ज्यादा खतरनाक बन जाएगी?